भारत के हिमालय पर्वत श्रृंखला की गहराइयों में समुद्र स्तर से करीब 16,500 फुट ऊपर एक बेहद रहस्यमय झील स्थित है, जिसे रूपकुंड कहा जाता है। ये सुदूर झील भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक की खड़ी चढ़ाई के नीचे स्थित है और इसके बर्फीले पानियों में से एक ऐसा काला राज छिपा हुआ है जिसने एक्सपर्ट्स को सालों से परेशान कर रखा है। झील के सतह के ठीक नीचे सैकड़ों मानव कंकाल पड़े हुए हैं। ये कंकाल झील में कहां से आए? वो कौन सी चीज थी जिसने इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया? उम्मीद है आप आसानी से डरते नहीं होंगे, क्योंकि आज हम रूपकुंड के झील के रहस्यों में गोता लगाने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1942 में। उस वक्त जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की मार झेल रही थी। हरिकिशन मधवाल नाम का एक फॉरेस्ट रेंजर हिमालय की पहाड़ियों में अपनी रोजाना गश्त करते हुए कुदरत के बीच सुकून का आनंद ले रहा था। टहलते टहलते उसने एक ऐसी घाटी देखी जिसकी तरफ उसका ध्यान पहले कभी नहीं आता। भारी बर्फबारी के बावजूद उसे आभास हो रहा था कि घाटी की तली में कुछ मौजूद है। कौतूहलवश हरिकिशन तूफान के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए घाटी की तली तक जा पहुंचे। करीब पहुंचने पर उन्होंने पाया कि नीचे एक झील स्थित है, लेकिन उसके किनारे पहुंचने पर मधवाल के रोंगटे खड़े हो गए। और ऐसा ठंडे मौसम के चलते नहीं हो रहा था। झील के बर्फीले ठंडे पानी के नीचे एक इंसानी खोपड़ी का कंकाल उनकी तरफ देख रहा था। हरिकिशन की धड़कनें तेज हो गई और झील में एक दूसरी जगह देखने पर भी उन्हें एक कंकाल नजर आया। यहाँ तक कि झील में जहाँ नजर डालो वहाँ मानव कंकाल पड़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि ये कंकाल सिर्फ पानी की झील में पड़े हुए थे, बल्कि उसके कुछ इर्द गिर्द जमीन पर भी बिखरे हुए थे। मधवाल समझ चुके थे कि इस जगह पर जरूर कोई बेहद भयानक घटना घटी और वो तुरंत पीछे मुड़ते हुए घाटी पार करते हुए सरपट पहाड़ी के उस पार पहुंच गया ताकि दूसरों को इस झील के बारे में बता सके। तब से रूपकुंड झील आधुनिक काल का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है, जिसे लेकर एक्सपर्ट्स में तीखी बहस छिड़ती रहती है। चूंकि ये कंकाल द्वितीय विश्व के दौरान खोजे गए थे, इसलिए शुरुआत में माना गया दुश्मन सैनिकों के अवशेष रहे होंगे। उस जमाने के लोगों को डर था कि जापान पहाड़ों के रास्ते भारत पर चढ़ाई करने वाला और उसी सिलसिले में शायद उसकी कोई सैनिक टुकड़ी झील में डूबकर मर गई होगी। जी हाँ, ऐसा ही था। केस खत्म। मजाक कर रहा हूँ। आप भी जानते हैं कि मामला इतना आसान नहीं हो सकता। पता चला कि ये हड्डियां किसी जापानी सेना की नहीं, बल्कि सैकड़ों साल से ज्यादा पुरानी थी। आश्चर्यजनक रूप से इतना समय बीत जाने के बाद भी इनमें से कुछ कंकालों पर अब भी थोड़ा बहुत मांस और बाल चिपका हुआ था। जी नहीं, ये हड्डियां किसी ज़ॉम्बी वगैरह की नहीं थी, बल्कि इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के चलते बर्फीले तापमान ने मांस को सड़ने से बचा रखा था। साल के ज्यादातर समय रूपकुंड झील का पानी बर्फ बना रहता है, लेकिन गर्मी के मौसम में जब बर्फ पिघलती है तो झील के डरावने राज ऊपर की सतह पर आ जाते हैं। यानी पूरे के पूरे 800 मानव कंकाल। बाप रे, वहां पड़ी लाशों की संख्या तो वाकई में बहुत ज्यादा। भाई, देखने के लिए इससे डरावनी जगह और क्या हो सकती है। ये तो साफ था कि किसी जापानी सेना के अवशेष नहीं थे, पर कुछ लोगों का मानना है कि ये उससे कहीं ज्यादा पुरानी एक सेना के अवशेष हैं, जब भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी डोगरा तिब्बत युद्ध के दौरान 1841 में तिब्बत पर आक्रमण करने की कोशिश कर रही थी। उनका यह आक्रमण असफल रहा और वापसी में घर पहुंचने के लिए उन्होंने बर्फीले पहाड़ों वाले शॉर्टकट से होकर गुजरने का फैसला किया, जो बेहद घातक साबित होने वाला था। हिमालय की भीषण परिस्थितियों में फंसे हुए सैनिक एक के बाद एक मौत का शिकार होने लगे और उनकी लाशें पहाड़ के ढलान से लुढ़कते हुए नीचे झील में आकर इकट्ठा हो जाती। कम से कम थ्योरी तो यही कहती है, लेकिन ये थ्योरी भी जल्दी ही गलत साबित हुई, क्योंकि झील और उसके आसपास से सिर्फ एक भाले के सिवा कोई दूसरा हथियार नहीं बरामद हुआ। और तो और उन कंकालों में सिर्फ मर्दों की हड्डियां नहीं, बल्कि औरतों के अवशेष भी शामिल है। जैसा कि हम जानते हैं, उस जमाने में औरतों को सेना में काम करने की जरा भी इजाजत नहीं होती थी। अब समझ में आ रहा है कि स्थानीय लोग रूपकुंड को रहस्यमय झील आकर क्यों कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लाशें महज झील में आकर गिरी ना हो, बल्कि झील खुद उनकी मौत के लिए किसी तरह जिम्मेदार रही हो। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इस झील में कोई प्रेतात्मा रहती है, पर दुनिया की कुछ झीलें वाकई बहुत ही खतरनाक हैं। उदाहरण के लिए एसिड की झीलें। एक साधारण सी झील आसपास स्थित किसी ज्वालामुखी के फटने से एसिड लीक में बदल सकती है। जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो उस विस्फोट में हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसेस की ढेर सारी मात्रा निकलती है, जो अगर किसी झील में घुल जाए तो पानी का pH 0.1 तक कम हो सकता है, जिससे झील का पानी बैटरी के एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड में बदल जाता है। अगर आप अपना पंजा किसी ऐसी झील के पानी में डुबाते हैं तो आपकी हड्डियों पर से मांस फौरन तो नहीं उतरेगा, लेकिन आपका पंजा पूरी तरह जल जाएगा। अगर ऐसे पानी में आप पूरी तरह गिर जाते हैं तो समझिए आपके पास सिर्फ बाय बाय कहने का समय बचेगा। तो क्या रूपकुंड में पड़ी लाशों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था? जरा दिमाग लगाइए। अगर झील का पानी इतना ज्यादा एसिडिक होता तो ये हड्डियां इतने साल में गलना कहीं होती। कोई हड्डी एसिड में इतने लंबे समय तक सही सलामत नहीं बच सकती। माना किसी एसिड झील के पानी में गोता लगाना घातक साबित हो सकता है, लेकिन नीचे मौजूद लाइक और सब्सक्राइब बटन, वहां तक तैर के जाने में आपको कोई नुकसान नहीं है। फौरन दबा दें ताकि हमारा कोई भी मजेदार वीडियो आपसे मिस ना हो। कर दिया? ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने कुछ थ्योरीज भले ही गलत साबित कर दी हैं, पर यह समझने में हमें अभी भी कामयाबी नहीं मिली है कि रूपकुंड में आखिर हुआ क्या था। मधवाल द्वारा इस झील की खोज किए जाने के बाद समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, झील के रहस्य को समझाने की कोशिश करने वाली थ्योरीज की संख्या भी बढ़ रही थी। कुछ लोग दावा करते हैं कि कंकाल स्थानीय लोगों के हैं, जो कि इस इलाके में पाए जाने वाले एक बेहद नायाब मशरूम की तलाश में निकले थे। तो वहीं कुछ लोग इस दावे को गलत बताते हुए एक और भयानक दावा करते हैं कि असल में लोग रूपकुंड झील में आकर मानव बलि दिया करते थे। झील तक जाने वाली एक पगडंडी के इर्द गिर्द मौजूद शिलालेख इस
बात की तरफ इशारा जरूर करते हैं, लेकिन इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए इसके सिवाय कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। वहीं उस मशरूम वाली थ्योरी के सपोर्ट में तो एक भी सबूत नहीं है। मेरे हिसाब से सबसे सही व्याख्या है कि रूपकुंड झील किसी महामारी में मारे गए लोगों की लाश दफनाने की जगह हुआ करती है। ये बात लॉजिकल भी है, क्योंकि उस काल में महामारी में मरने वालों की लाश दफन करने के लिए दुनिया भर में ऐसे तरीके का इस्तेमाल होता था। रूपकुंड आबादी से इतनी दूर स्थित है कि ऐसी किसी काम के लिए एक परफेक्ट जगह रही होगी। आज भी झील तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है और वहां पहुंचने के लिए 3 दिन की कमर तोड़ ट्रैकिंग करनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही दुनिया को लगने लगा कि रूपकुंड झील के रहस्य को आखिरकार सुलझा लिया गया, तभी एक नए खुलासे ने सारी थ्योरीज पर फिर से पानी फेर दिया। जब झील से और भी खोपड़ियां निकाली जाने लगी तो वैज्ञानिकों ने उनमें से कुछ पर एक अजीब सी चीज नोटिस की। कुछ खोपड़ियों पर गोल आकार की गहरी चोट के निशान मौजूद थे, जो उस वक्त इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी हथियार या बीमारी से नहीं बनाए जा सकते थे। तो फिर अब एक ही जवाब बच रहा है, और वो है एलियंस। झील के सबसे नजदीकी गाँव में रहने वाले लोग इन गोल चोट के निशानों को लेकर अपनी अलग ही किस्से को बताते हैं। ये लोग सैकड़ों साल से हिंदू तीर्थ स्थलों की पवित्र यात्रा पर जा रहे हैं, जिसका एक रास्ता उन्हें रूपकुंड के ठीक ऊपर स्थित बेहद खतरनाक पहाड़ियों के बीच ले जाता है। बेहद कठिन मानी जाने वाली ये पवित्र तीर्थ यात्रा माता नंदा देवी की आराधना करने के लिए 12 सालों में एक बार की जाती है, और इस यात्रा पर जाने वाले धार्मिक नियमों का सख्ती से पालन करना होता है। गाँव वालों की माने तो मध्यकालीन युग में एक राजा अपने पैदा होने वाले पुत्र के लिए देवी माँ का आभार व्यक्त करने के लिए इस तीर्थ पर निकला था, लेकिन यात्रा के नियमों का उल्लंघन करते हुए राजा ने पैदल चलने से मना कर दिया और अपने साथ ढेर सारे फौजी और नाचने गाने वालों को भी ले आया। इतना ही नहीं, राजा की पत्नी ने वहीं रास्ते में बच्चे को जन्म भी दे दिया, और ये सब देखकर देवी माँ बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई। राजा की टुकड़ी पर अपना कहर बरपाते हुए उन्होंने लोहे के बड़े बड़े गोलों की बारिश करा दी, जिससे सारे के सारे लोग मारे गए। समय बीतने के साथ लाशें कंकाल में तब्दील हो गईं, जो पहाड़ी की ढलान से सरकते हुए धीरे धीरे नीचे के झील के पानी में आकर इकट्ठा हो गईं। जाहिर है कि समय के साथ इस कहानी को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया जाने लगा होगा, पर उसका ये मतलब नहीं है कि कहानी जरा भी सच पर आधारित नहीं है। कंकालों के साथ साथ झील के पानी में छतरियां और चूड़ियां भी मिली हैं, जो नंदा देवी की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों द्वारा ले जाए जाने वाले सामान में से एक है। रही बात आसमान से बरसने वाले लोहे की गेंदों की, तो हो सकता है वो किसी तरह का तूफान रहा हो, लेकिन किस तरह के तूफान में आसमान से लोहा गिरता है क्या भाई? हो सकता है कि वो लोहा नहीं बल्कि बर्फ के गोले रहो। जी हाँ, गोल्फ के बॉल जितने बड़े बड़े बर्फ के गोले गिरने की खबरें अक्सर मिलती रहती हैं, जो कि बहुत ही घातक साबित हो सकती हैं। सोचिए, अगर आप ऐसे किसी तूफान में खुले में फंस गए तो ज्यादा देर जिंदा नहीं बचेंगे। भले ही बर्फ के गोले सीधे तौर पर यात्रियों की मौत का कारण न बने, लेकिन तूफान में मचने वाली अफरा तफरी ने उनको जरूर मार डाला होगा। बस पैर फिसलने भर की देर थी और आप लुढ़कते हुए सीधा जमीन की झील में गिर पड़ेंगे, जहाँ हाइपोथर्मिया और भूख आपका जल्दी काम तमाम कर देगी। आपका नहीं पता, लेकिन ये सारी बातें मुझे बहुत ही विश्वसनीय लग रही हैं। यानी मामला सुलझ गया? बिल्कुल नहीं। आप सोच रहे होंगे कि भला आप क्या गलती हो गई। देखिए, ये तो हम सब मानते हैं कि इनमें से कुछ कंकालों के लिए मौत के लिए बर्फ के बड़े बड़े गोले जिम्मेदार रहे होंगे, लेकिन बर्फबारी सारे के सारे कंकालों की मौत का कारण नहीं हो सकती। पहली बात तो झील में मौजूद सैकड़ों कंकालों में से सिर्फ कुछ की ही खोपड़ी पर चोट के वो गोल निशान मौजूद थे, जो साबित करता है कि ये सारे के सारे लोग भीषण बर्फबारी का शिकार नहीं हुए थे। पर इस थ्योरी में एक ऐसी समस्या है जो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। झील में मौजूद सभी कंकाल किसी एक घटना का नतीजा नहीं है, न ही 2 घटना का, न ही 3 घटनाओं का। जी हाँ, ये सारे कंकाल अलग अलग पीरियड के हैं, जो कि करीब 1000 सालों तक फैला हुआ है। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि झील में मौजूद सबसे पुराना कंकाल 800 ईस्वी के आसपास का है, वहीं सबसे नया कंकाल सन 1800 का है। हाँ, यानी बर्फ के बड़े बड़े गोलों वाली बर्फबारी एक ही जगह पर बार बार करीब 1000 सालों तक 1000 के लगभग लोगों को मौत के घाट उतार देती है। फिर ये बर्फबारी अचानक से हमेशा के लिए रुक भी गई? मैं तो नहीं मान सकता भाई। आगे तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है, क्योंकि हड्डियों के अध्ययन से पता चला कि ये सिर्फ भारतीय लोगों की नहीं, बल्कि इसमें अलग अलग देश और नस्लों के लोगों की हड्डियां शामिल है। ये सारे के सारे लोग हिंदू तीर्थ यात्री तो नहीं हो सकते। इससे भी अजीब बात यह है कि उसमें से कुछ तो पूर्वी भूमध्य सागर जैसे दूर दराज इलाके से थे, यानी वे यूनानी जैसे देश के रूपकुंड से आए थे। यूनानी लोगों की ये हड्डियां 17 से 20वीं शताब्दी के बीच की हैं। उस जमाने में कार या प्लेन वगैरह हुआ नहीं करते थे, सो यूनियन की रूपकुंड तक की यात्रा बेहद लंबी और कठिनाइयों भरी रही होगी। लेकिन कोई 4000 मील पैदल चलकर बीहड़ पहाड़ों में स्थित किसी मामूली सी झील को देखने आखिर क्यों आएगा, और उन्हें इस झील के बारे में आखिर पता कहां से चला? ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये जगह सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी खास रही हो, क्योंकि दूर पहाड़ों की गोदी में बसी हुई इस झील में कुछ तो बात है जो लोगों को अपनी तरफ मोह लेती है। लेकिन अगर ये झील वाकई में इतनी इंपॉर्टेंट थी तो उसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर लिखा मिलना चाहिए था। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद शोधकर्ताओं को मधवाल द्वारा कंकालों की खोज किए जाने से पहले इस झील के बारे में कहीं कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। फिर भी ये बात हजम नहीं हो रही कि एक कितनी इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, उस जगह के बारे में दुनिया भर में कहीं भी एक भी लाइन ना लिखी है। जाहिर है किसी भी लॉजिकल शख्स को ये बात हजम नहीं हुई होगी। एक बात यह भी है कि ग्रीस के लोगों को उतनी दूर से रूपकुंड आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे पहले ही भारत में मौजूद थे। यूनानी लोगों ने 180 ईसा पूर्व के आसपास करीब 200 सालों तक भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर राज किया था। हाँ, ये काल उन कंकालों की उम्र से बहुत पहले का है, लेकिन कुछ यूनानी लोग साम्राज्य के बाद भी भारत में रुके रहे और स्थानीय लोगों से वैवाहिक संबंध बनाए, जिनकी संतानों में यूनानी डीएनए तो होता था। वे हिंदू धर्म का ही पालन करते थे। सो जाहिर है कि ग्रीक मूल के हिंदू भी रूपकुंड के रास्ते होकर तीर्थ यात्रा पर जाते रहे होंगे। माना कि वे तीर्थ यात्रा पे नहीं बल्कि ऐसे ही पहाड़ों की खोज करने चले गए
होंगे, क्योंकि ये जगह ऐसी खूबसूरत वादियों से घिरी हुई है कि किसी का भी दिल खिंचा चला है। रोमांस का शौक रखने वाले इन पहाड़ियों को लांघने की लालसा से चले जाते हैं और इनमें बहुत से लोग वहां दोबारा भी कभी लौट कर नहीं आ पाते। तो अंत में यही जवाब बचता है, सटीक तौर पर किसी को नहीं पता कि रूपकुंड में आखिर हुआ क्या था, और शायद ये बात आने वाले समय में भी एक राज बनी रहेगी। रूपकुंड की ट्रैकिंग पर जाने वाले लोग अक्सर आपस में मजाक करते हैं कि आपका महज एक गलत कदम झील में पड़े कंकालों की संख्या में इजाफा कर सकता है। वाह भाई, बड़ा फनी जोक है ना। लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी हार नहीं मानी और वे अब भी रूपकुंड के अध्ययन में जुटे हुए हैं, इस उम्मीद में कि क्या पता कभी इसके रास्ते पर्दा उठ जाए। लेकिन अभी वो दिन काफी दूर है और टूरिस्ट की समस्या के चलते मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। झील का पानी इतना ठंडा है कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट इसमें स्विमिंग तो नहीं करते, पर फिर भी वे झील में अच्छा खासा डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं और कुछ ही लोग तो वहां से हड्डियां उठाकर अपने घर भी ले जाते हैं। जैसे कि इस राज को सुलझाने में भी कम मुसीबतें आ रही थी, जो एक्सपर्ट्स को अब ये सब झेलना पड़ रहा है। खैर, देर सवेर हमें हकीकत पता चल जाएगी। इस मामले से जुड़ी लगातार नई खोजें की जा रही हैं और वैज्ञानिकों को अभी भी सन 2019 में जाकर पता चला कि झील में मौजूद कंकाल यूनानी मूल के लोगों के, और अभी तो बस कुछ ही कंकालों पर टेस्ट किए गए। क्या पता गहराई से रिसर्च करने पर इस झील से न जाने कौन सी बात बाहर आ जाए। वैसे मेरी राय पूछी जाए तो रूपकुंड में पड़े सभी कंकालों के लिए कोई एक घटना जिम्मेदार नहीं है। ये कंकाल अलग अलग समय अलग अलग नस्ल के लोगों के हैं, जिनकी मौतें अलग अलग कारणों से हुई थी। ऐसा भी हो सकता है कि हमने वीडियो में जितनी थीरीज की बात की है सभी इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हों। जैसे कुछ लोग प्लेग में मारे गए हों, कुछ लोग बर्फबारी का शिकार हो गए और कुछ लोग महज अपना रास्ता भटक के तीर्थ यात्रा कर रहे हों। लेकिन ये सब मेरी निजी राय। आपका इस पूरे अजीबोगरीब मामले के बारे में क्या सोचना है? अगर आपके दिमाग में कोई थ्योरी चल रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमारे साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपने पहेली को सुलझा लिया हो और आपको लग रहा है कि रूपकुंड से भयानक कोई झील हो ही नहीं सकती। तो मैं आपको बता दूं, हमारी पृथ्वी पर ऐसी बहुत सी अजीबोगरीब और रहस्यमय झीलें हैं जो किसी को भी दंग कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कुछ दूसरी झीलों के बारे में। दैत्याकार बैकाल। रूपकुंड झील कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, लेकिन साइज में बेहद विशाल झीलें न जाने क्यों बड़ी ही अजीब लगती हैं। एक अजीब सा डर लगता है कि उनकी सतह के नीचे न जाने कौन सा भयानक जीव छुपा हुआ बैठा होगा। साइबेरिया के दक्षिणी हिस्से में लेक बैकाल नाम की एक ऐसी झील स्थित है जो अपनी 5000 फुट की गहराई के साथ दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। यानी अगर आप झील की तली तक जाकर 16 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एक के ऊपर एक रख देते हैं तो भी वो झील की सतह तक नहीं पहुंचेगी। इनफैक्ट ये झील इतनी बड़ी है कि पृथ्वी की सतह पर जाने वाले कुल मीठे पानी का 20% हिस्सा इसी में भरा हुआ है और आप इसे अंतरिक्ष में अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। यानी ये झील इतनी दैत्याकार है कि इसकी गहराइयों में किसी भी तरह के खतरनाक जीव छिपे हो सकते हैं। किंवदंतियां कहते हैं कि झील के पानी में एक वाटर ड्रैगन रहता है जो कि रास्ता भटक जाने वाले किसी भी फिशिंग बोट को अपनी जबड़े में दबाकर नीचे गहराइयों में खींच ले जाता है। कुछ स्थानीय लोगों की इस ड्रैगन में आस्था इतनी पक्की है कि वे इसे खुश करने के लिए जेवरात, खाने पीने का सामान और यहाँ तक कि इंसानी खून का चढ़ावा भी चढ़ाते रहते हैं। जैसे कि पानी में रहने वाला कोई खूनी दरिंदा ड्रैगन काफी नारा। अफवाहें कहते हैं कि इस झील की गहराइयों में एलियंस ने भी अपना ठिकाना बना रखा है। यहाँ कई बार लोग एलियन को देखने का दावा कर चुके हैं और ऐसी सबसे मशहूर घटना हुई थी साल 1984 में, जब रशिया के कुछ सैन्य गोताखोर बैकाल झील में गोता लगा रहे थे। झील के अंधेरे पानी में तैरते हुए उन्होंने अचानक से देखा कि सामने इंसानों जैसे शेप वाले दैत्याकार प्राणी सिल्वर रंग के सूट पहने हुए उनसे कुछ दूरी पर तैर रहे थे। गोताखोरों ने अजीब प्राणियों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन उससे मची अफरा तफरी के चलते 3 लोग पानी से कभी बाहर नहीं आ पाए और बाकी के 4 तट पर बुरी तरह से चोटिल हालत में पाए गए। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। कहा जाता है झील की तली पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने ऐसे यान के निशान देखे जो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। क्या ये सारे दावे आपस में जुड़े हो सकते हैं? कह नहीं सकता, लेकिन इस झील में सिर्फ सी मॉन्स्टर और एलियंस के होने के दावे नहीं किए जाते, बल्कि कहा जाता है कि इसकी गहराइयों में नरक तक जाने के एक दरवाजे समेत रूस का बेशकीमती खजाना भी छिपा हुआ है। इस झील में इतने सारे रहस्य जुड़े हैं कि यहाँ मैं उन सब के बारे में नहीं बता सकता। हाँ, अगर आप में देखने की हिम्मत है तो हम इस झील पर अलग से एक वीडियो जरूर बना देंगे। अनोखा म्यूजियम। जब आप अपने लिए कोई नई कार खरीदते हैं तो पुरानी वाली कार का क्या करते हैं? आप इसे किसी और को बेच सकते हैं या इसके पुर्जे स्पेयर वालों को दे सकते हैं या सबसे आसान इसे किसी बड़ी सी झील में फेंक सकते हैं। और लगता है इटली की लेक कोमो ये तीसरा ऑप्शन पसंद करने वालों का सबसे पसंदीदा स्पॉट है, क्योंकि इस झील की तली में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी कार और व्हीकल्स पड़े हुए हैं, जिसमें कारों के क्लासिक मॉडल से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने के टैंक तक शामिल हैं। वैसे इस झील की तली पर आपको तरह तरह के वाहनों के अलावा डूबे हुए जहाज, तरह तरह के हथियार और निष्क्रिय हो चुके बम वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये सामान अपराधियों द्वारा सबूत मिटाने के लिए इस झील में लाकर फेंक दिए गए थे। ठीक है, क्योंकि 56 वर्ग मील के विशाल क्षेत्रफल वाली इस झील में किसी डूबी हुई छोटी सी चीज को ढूंढ पाना लगभग असंभव के बराबर है। लेकिन भला कौन सा अपराधी सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला टैंक चुरा कर भागता रहा होगा? असल में ये टैंक युद्ध खत्म होने के बाद जर्मन सेना द्वारा इस झील में फेंके गए थे। अफवाहों की माने तो इस झील में सिर्फ बेजान चीजें नहीं पाई जाती, बल्कि इसकी गहराइयों में लोरियोसॉरस नाम का एक सरीसृप भी रहता, जो वैज्ञानिकों के हिसाब से आज से ही कई जमाने पहले ही पृथ्वी से हमेशा के लिए विलुप्त हो चुका है। ये जीव सिर्फ 2 फुट लंबा है, इसलिए इतनी बड़ी सी झील में आसानी से कहीं भी छुप सकता है। फिर भी 23.5 करोड़ साल पुराने किसी प्रागैतिहासिक सरीसृप के आज के जमाने में पाए जाने की उम्मीद ना के बराबर है। इससे कहीं ज्यादा आसानी से तो आप होली ग्रिल को ढूंढ सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि लेक कोमो के पश्चिमी तट के पास एक छोटा सा टापू स्थित है, जहां जाता है
जहाँ कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी के दौरान होली ग्रेल कुछ समय के लिए इसी टापू पर थे। कहते हैं कि इस प्याले में कमाल की चमत्कारिक शक्तियां हैं जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है या इसे पीने वालों को सदा सदा के लिए जवान रख सकती है। सो जाहिर है बहुत से लोगों ने इसकी तलाश में टापू को कई बार छान मारा पर कोई भी कामयाब नहीं हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि 7वीं शताब्दी में जब इटली पर दुश्मन सेनाओं ने कब्जा कर लिया तो ग्रेल को साफ रखने के लिए उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। पर क्या पता वो चमत्कारी प्याला आज भी उसी टापू पर ही कहीं छिपा हो। तो तुरंत एक मेटल डिटेक्टर मैं खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है। डामर की झील। इमेजिन कीजिए काले रंग के किसी गाढ़े लिक्विड की कोई बड़ी सी झील है जिसमें लगातार बुलबुले और आवाजें उठ रही हों और वो सांपों से भरी हो। डरावना है ना? भले ही आपको लग रहा हो कि मैं किसी हॉरर मूवी की सीन की बात कर रहा हूँ, पर ये पूरी तरह से सच है। ट्रिनिडाड के ब्रिया शहर के ठीक बाहर पिच लेक नाम की एक झील स्थित है और स्थानीय लोग मानते हैं कि इसी जमाने में ये झील नरक हुआ करती थी। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि झील लगातार हरकतें करती रहती है और आवाजें निकालती रहती है, क्योंकि असल में ये एक जीता जागता जीव है। पर हकीकत में ये दोनों दावे पूरी तरह गलत हैं, क्योंकि ये झील करीब 1 करोड़ टन है डामर की बनी हुई है। दिन भर की धूप झेलने से डामर गर्म हो जाता है, जिसके कारण इसमें से बालकनी की आवाज और बुलबुले उठने लगते हैं। डामर का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जाता है और ये झील अब तक बहुत सारी सड़कें बनाने के काम आ चुकी है, क्योंकि ये दुनिया के अंदर मौजूद डामर का सबसे बड़ा कुदरती भंडार है। पर ये झील अस्तित्व में आखिर आई कैसे? कहा जाता है कि झील इस इलाके में जमीन में उत्पन्न होने वाली बड़ी दरारों के कारण बनी थी, क्योंकि नीचे मौजूद खनिज तेल इन दरारों के जरिए ऊपर आकर सतह पर जमा हो गया। फिर धूप से खनिज तेल के सारे हल्के पदार्थ भाप बनकर उड़ गए और अंत में केवल गाढ़ा मोटा हिस्सा बचा रह गया और सबसे लास्ट में बचने वाले खनिज तेल के सबसे भारी हिस्से को ही डामर कहा गया। ये झील खुद में भले बेजान हो, पर कई जीवों ने इसे अपना घर बना रखा है। इसमें खास तरह के सूक्ष्म जीवी भी शामिल हैं जो कड़े से कड़े माहौल में जिंदा रह सकते हैं और हमें सैटर्न के मून टाइटन पर मौजूद ऐसी झीलों में जीवन पनपने की संभावना के बारे में सुराग दे सकते हैं। पर इस झील में सिर्फ सूक्ष्म प्राणी ही डुबकी नहीं लगाते, बल्कि बारिश के मौसम में जब डामर के ऊपर पानी के तालाब बन जाते हैं तो स्थानीय लोग भी उसमें जमकर नहाते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक इन तालाबों में नहाने से किसी भी तरह की बीमारी दूर हो जाती है। लगता है मुझे अपनी इस शर्मिंदा करने वाली खुजली के इलाज के लिए इस झील में जाना ही पड़ेगा। गुलाबी झील। ज्यादातर झीलों में कोई खास बात नहीं होती और ना ही वे दिखने में कुछ खास एक्साइटिंग लगती हैं, लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर एक ऐसी कमाल की झील स्थित है जिसे देखकर लगता है मानो वो सीधे किसी परी कथा से निकाली गई हो। लेक हिलियर नाम की झील साइज में भले ही ज्यादा बड़ी ना हो, लेकिन इसका बेमिसाल गुलाबी रंग इसे अपने आसपास के इलाके से एकदम अलग कर देता है। क्या किसी और को ये पानी पीने का मन कर रहा है? तो बता दूं कि इस झील का पानी पीने से आपका पेट बहुत बुरी तरीके से खराब हो सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों माने तो ये झील के गुलाबी रंग के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक नहीं, बल्कि पानी में मौजूद सूक्ष्म जीवी जिम्मेदार हैं। इस झील में हजारों तरह के रंग बिरंगे एल्गी और बैक्टीरिया रहते हैं, जिनका रंग झील के पानी को चटक गुलाबी रंग का बना देता है। पर ये कौन से कीटाणु हैं जो सिर्फ इसी झील के पानी में पाए जाते हैं और कहीं नहीं? हाँ, ये दुनिया की इकलौती गुलाबी झील नहीं है, पर हाँ ऐसी झीलें बहुत ही रेयर होती हैं। कारण यह है कि इस झील को गुलाबी रंग देने वाले सूक्ष्म जीवी बेहद खास परिस्थितियों में रहते हैं, जो दुनिया में बहुत ही कम झीलें मुहैया करवा पाती हैं। लेकिन दुनिया की दूसरी गुलाबी झीलों के मुकाबले लेक हिलियर का गुलाबी रंग कहीं ज्यादा चटक है और पूरे साल बना रहता है। जैसे एक बार सन टैन लेने के बाद मेरी स्किन साल भर गुलाबी रहती है। ओहो। उबलती हुई झील। देखिए, मुझे तैराकी करना बहुत पसंद है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां आपको कभी भी स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, जैसे कि डोमिनिका में स्थित है ये झील। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी हालत बिल्कुल उस पास्ता जैसी हो जाएगी जैसे मैंने पिछली रात बनाया था, बस आपका टेस्ट कहीं ज्यादा बुरा होगा और उसमें भी जरा भी चीज नहीं होगी। झील के किनारों पर पानी का तापमान 92 डिग्री सेल्सियस होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट के बेहद करीब है, और झील के बीच वाले हिस्से का तापमान कोई नहीं जानता, क्योंकि उसे नापने की कोशिश बेहद घातक साबित हो सकती है। स्थानीय लोगों ने इसे बॉइलिंग लेक या उबलती हुई झील का नाम दिया है। वैसे तकनीकी तौर पर देखा जाए तो ये कोई झील नहीं बल्कि पानी से भरा हुआ एक फिमरोल है। ये धरती में मौजूद ऐसी गहरी दरारें होती हैं जिनसे होते हुए गर्म ज्वालामुखी गैसें नीचे गहराई से ऊपर तक आती हैं। बारिश और आसपास के नदी नालों के चलते डोमिनिका में स्थित ये फिमरोल हमेशा पानी से भरा रहता है और नीचे से निकलने वाली गर्म गैस पानी को उबाल देती है, जिससे हमें ये नजारा देखने को मिलता है। बहुत से टूरिस्ट इस झील के किनारे पानी में अंडे डालकर उबालते हैं। सुनने में बड़ा मजेदार लग रहा होगा, है ना? पर थैंक गॉड मैं तो अपना बर्तन ही पसंद करूंगा, क्योंकि उस ऑप्शन में खौलते हुए पानी में डूबकर मरने का मैं बिल्कुल भी खतरा नहीं ले सकता। वैसे ऐसा भी नहीं है कि इस झील का पानी हमेशा खौलता रहता है, बल्कि कभी कभी नहाने लायक आरामदायक गुनगुना भी हो जाता है। ये बात इस झील को और ज्यादा जानलेवा बना देती है, क्योंकि इसके तापमान में बहुत तेजी से परिवर्तन हो सकता है और आपका आरामदायक बाथ कब मौत की डुबकी में बदल जाए
पता नहीं चलेगा। सो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस जगह पर स्विमिंग करने पर सख्त पाबंदी है। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं तो पहले से इतना हॉट हूं, है ना। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, क्योंकि एक दिन में अजीबोगरीब झीलों के किस्सों का इतना डोज काफी है। ठीक है, क्या आपने वीडियो में दिखाई गई किसी झील को सामने से देखा है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। हमारे चैनल पर आप आए, हमारे वीडियो को आपने देखा, इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।